सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए इस एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। कुछ एपिसोड में हम लोगों ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी को भी डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके एटियोलॉजी क्या होते हैं, क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के, और भी बहुत सारे के टाइप्स के हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे फोबिया के बारे में। हम लोग इस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी की इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फोबिया क्या होता है, और फोबिया वर्ड का ओरिजिन भी समझेंगे, यानी कि इसका मतलब भी समझेंगे। सो द वर्ड फोबिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोबोस विच मीन फियर और हॉरर। यानी कि जो हमारा फोबिया शब्द है, फोबिया वर्ड है, वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से फोबोस। ओके, इसका मतलब जो होता है वह होता है हॉरर, यानी कि एक तरीके से डर जिसे बोलते हैं। अ फोबिया इज एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। फोबिया किसी विशिष्ट वस्तु, स्थिति या गतिविधि का तीव्र और अतार्किक डर है। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु से डरते हैं, किसी भी स्थान से डरते हैं, वहां जाने से डरते हैं, ठीक है, यह डर क्या होता है? यह डर ही कहलाता है एक तरीके से फोबिया। It goes beyond normal fear and can lead to avoidance behavior that significantly impact person's daily life। यानी कि यह जो डर होता है, यह डेली लाइफ में जो नॉर्मल डर होते हैं इससे बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जैसे मान लीजिए नॉर्मल फियर को एक तरीके से डील भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एक तरीके से बहुत ज़्यादा डरने लगे किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो वही कैटेगरी क्या कहला जाती है? वो कहलाती है फोबिया। यानी कि फोबिया में क्या होता है? यह बायोंड ऑन नॉर्मल फियर, यानी कि नॉर्मल फियर से क्या है कि यह ऊपर या अधिक हो जाता है। सो यह कैटेगरी एक तरीके से फोबिया की कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। और जब किसी भी व्यक्ति को फोबिया हो जाता है तो वह उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल रिलेशनशिप, इन सभी में एक तरीके से ब्रेक लग जाता है। एक डर हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो ठीक है, फोबिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन पार्ट या थ्री मेन टाइप। फोबिया को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट इज स्पेसिफिक फोबिया विच इज आल्सो नोन एज सिंपल फोबिया, एंड नंबर सेकेंड इज सोशल फोबिया एंड विच इज आल्सो नोन एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। यानी कि सोशल फोबिया को हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। एंड नंबर थर्ड है एगोराफोबिया। अब चलिए हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि स्पेसिफिक फोबिया और सिंपल फोबिया क्या है, इन सेकेंड सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, एगोराफोबिया क्या है। सोशल फोबिया यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया है। सो गाइस, आप पिछले एपिसोड्स को जब देखेंगे, नॉर्मल साइकोलॉजी को देखेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को आपको समझ में आएगा, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ओके, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की एटियोलॉजी एंड इसका क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। एक तरीके से जब देखेंगे तो वहाँ पे बेसिक टू एडवांस हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते क्या है और फोबिया होते क्या है, ठीक है। सो मैं आपसे इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में लिंक जो दिया गया है, आप उन सभी एपिसोड्स को जरूर देखिएगा। वहां से आपको एक कंसेप्ट डेवलप होगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में समझते हैं स्पेसिफिक फोबिया होता क्या है, यानी कि सिंपल फोबिया क्या होता है। सो स्पेसिफिक फोबिया विच इज आल्सो नोन एज सिंपल फोबिया, एग्जाम में दोनों नाम से भी पूछ सकता है, स्पेसिफिक फोबिया भी पूछ सकता है और सिंपल फोबिया भी पूछ सकता है। ओके, सो दीज आर मोस्ट कॉमन type of phobias and involves disproportionate fear of specific object or situation। इसमें किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति का असंगत भय शामिल होता है। यानी कि जब हम किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक इवेंट या स्पेसिफिक चीजों से डरते हैं, तो यह डर क्या कहलाता है? यही डर कहलाता है स्पेसिफिक फोबिया। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? सो इन एग्जाम्पल्स इंक्लूड फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि जब हम ऊंचाई से डरते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऊंचाई से डरते हैं। सो ऊंचाई से डरना एक तरीके से क्या हो जाता है, एक तरीके से स्पेसिफिक फोबिया के अंतर्गत आ जाता है। और जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से डरता है तो उस डर को क्या कहते हैं?
उस डर को कहते हैं एक्रोफोबिया। एग्जाम में पूछ देता है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई से डरता है यानी कि हाइट से डरता है तो उस डर को क्या कहते हैं? सो उस डर को कहते हैं एक्रोफोबिया। उसी तरीके से स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियां जो हैं, जब कोई भी व्यक्ति मकड़ियों से डरता है सो उस डर को क्या कहते हैं? उस डर को कहते हैं एराकोनोफोबिया यानी कि एराकोनोफोबिया। इन नंबर नेक्स्ट है फ्लाइंग, यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं उड़ने से डरते हैं, किसी भी मतलब कि छलांग लगाने से डरते हैं, उड़ने से डरते हैं, तो वह हो जाता है एविफोबिया। जब कोई व्यक्ति मतलब कि उड़ने से डरता है, फ्लाइंग से डरता है, तो उसे कह देते हैं एवियोफोबिया। एंड जब कोई हाइट से डरता है, ऊंचाई से डरता है, तो उसको बोल देते हैं एक्रोफोबिया। एंड जब कोई व्यक्ति स्पाइडर से डरता है तो उसको बोल देते हैं एराकोनोफोबिया। ये सब स्पेसिफिक फोबिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है। और जब कोई व्यक्ति इनक्लोज स्पेस से डरता है यानी कि बंद स्थानों से डरता है सो उसे बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। ओके, सो इन 4-5 हम लोगों ने जो फोबियाज के बारे में डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको जरूर माइंड में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछ देते हैं। People with specific phobia will go to great lengths to avoid the feared stimulus। यानी कि विशिष्ट फोबिया वाले लोग जो होते हैं भयभीत उत्तेजना से बचने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति है वह इन चीज़ों से डरता है, हाइट से डरता है, स्पाइडर से डरता है, फ्लाइंग से डरता है, इनक्लोज स्पेस से डरता है, तो इससे बचने के लिए वो संभवतः जितना प्रयास वो कर सकता है उतना प्रयास वो अपनी तरफ से करेगा कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, यानी कि यहाँ से उसको किसी भी तरीके से बाहर निकला जाए। ओके, सो यह रहा गाइस स्पेसिफिक फोबिया। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा गाइस। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वो है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया इज आल्सो नोन एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। यानी कि सोशल फोबिया को हम एक तरीके से सामाजिक चिंता विकार के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। सो सोशल फोबिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंस फियर ऑफ सोशल सिचुएशन एंड इंटरैक्शन। यानी कि सामाजिक भय की विशेषता सामाजिक स्थितियों और अंतः क्रियाओं का तीव्र भय है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी नए व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से, ठीक है, या कोई सोशल सिचुएशंस में सोशली इंटरेक्शन से डरता है, यानी कि लोगों से बातचीत करने से डरता है, ठीक है, जब यह डर नॉर्मल मतलब कि फियर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ से मतलब एक तरीके से सामने जाता ही नहीं है, सो उस डर को क्या कहते हैं? सोशल फोबिया। यानी कि वह समाज से डरता है, यानी कि लोगों से इंटरेक्ट होने में डरता है। सो इंडिविजुअल विद सोशल फोबिया ऑफ्टन फियर बीइंग जज्ड और एम्बैरेस्ड इन पब्लिक leading them to avoid social events, public speaking or other situations where they might be to the center of audience। यानी कि मान लीजिए जब किसी भी व्यक्ति को सेंटर ऑफ द ऑडियंस बनाया जाता है, यानी कि जब चारों तरफ से लोग उसको देखते हैं, सोशल फोबिया वाले व्यक्ति वहां पे जाने से डरते हैं, यानी कि वो वहां नहीं जाते हैं। उसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग से वो डरते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यानी कि जब कोई सोशल इवेंट होता है तो वहां पे भी जाने से वो डरते हैं। तो सामाजिक भय से ग्रस्त व्यक्तियों को अक्सर सार्वजनिक रूप से न्याय किए जाने या शर्मिंदा होने का डर होता है, जिसके कारण वे सामाजिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक भाषणों या अन्य स्थितियों से बचते हैं जहां वे ध्यान का केंद्र हो सकते हैं, यानी कि जहां पे सेंटर ऑफ द ऑडियंस या सेंटर ऑफ द अटेंशन है, यानी कि जहाँ पे लोग उनको देख रहे हैं। ओके, सो सोशल फोबिया का सबसे बड़ा यही होता है। एग्जांपल अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ देता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सो आप लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक मतलब कि स्तरों पे इंटरेक्शन से डरता है, पब्लिक स्पीकिंग से डरता है और सोशल इवेंट में सेंटर बनने से दूर भागता है, ठीक है। सो यह डर जो होता है नॉर्मल फियर से बहुत ज़्यादा होता है। सो यही फियर क्या हो जाता है, वह कहलाता है सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? सो एगोराफोबिया इन्वॉल्व अ फियर ऑफ बीइंग इन सिचुएशंस और प्लेस वेयर एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और वेयर हेल्प मे नॉट बी अवेलेबल इन
cause of panic attacks or other incapacitating symptoms। एगोराफोबिया में उन स्थितियों या स्थानों में होने का डर शामिल होता है जहां से बचना मुश्किल हो सकता है या जहां पैनिक अटैक या अन्य अक्षम लक्षणों के मामले में मदद उपलब्ध नहीं हो सकती है। ओके, so people with agoraphobia often avoid crowded place and open space in public transportation or leaving their home altogether। यानी कि एगोराफोबिया से पीड़ित लोग अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों, खुली जगहों, सार्वजनिक परिवहन या अपने घरों को छोड़ने से बचते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया फोबिया के बारे में। फोबिया वर्ड का मतलब होता है हॉरर, यानी एक तरीके से डर, या ग्रीक वर्ड का मतलब कि लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ओके, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? मेजर टाइप्स, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड नंबर थर्ड है एगोराफोबिया। तो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं की फीचर ऑफ फोबिया, यानी कि की फीचर क्या क्या होते हैं फोबियास के। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति फोबिया से पीड़ित है, एक फोबिया किसी भी फॉर्म में हो सकती है। स्पेसिफिक फोबिया हो सकती है, सोशल फोबिया हो सकती है, एगोराफोबिया भी हो सकती है। जब व्यक्ति इन किसी भी फोबिया से पीड़ित होता है तो उसके अंतर्गत जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग समान देखने को मिल जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओके, सो देखा जाता है जो व्यक्ति फोबिया से पीड़ित होते हैं उनके अंतर्गत एक्सेसिव फियर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डर होता है किसी भी स्टिमुलस लेकर के, किसी भी उत्तेजनाओं को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये डिपेंड करता है किस टाइप के फोबिया से वो पीड़ित हैं। नेक्स्ट है अवॉइडेंस बिहेवियर, वो बचने का व्यवहार मतलब कि वो अपनाते हैं, यानी कि हर एक सिचुएशन में वो इस चीज़ से बचने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर आप उनको ज़बरदस्ती भी उस सिचुएशन में भेजते हैं तो वो व्यक्ति उस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। ओके, और उस सिचुएशन से बचने का हर एक संभवतः प्रयास वो करता है जो वो कर सकता है। एंड नेक्स्ट है फिजिकल सिम्टम्स में जो जो देखने को मिल जाते हैं। सो फिजिकल सिम्टम्स में मतलब कि हार्ट बीट, रैपिड हार्ट बीट, यानी कि क्या है कि धड़कन बढ़ जाती है उनकी, ट्रैम्बलिंग यानी कि कंपन आ जाता है, स्वेटिंग पसीना आ जाता है, डिजीनेस चक्कर आता है, एंड एक्सट्रीम कॉज यानी कि एक तरीके से अचानक मामलों में पैनिक अटैक का भी सामना करना पड़ सकता है उस व्यक्ति को, अगर आप जबरदस्ती या मतलब कि जब जबरदस्ती अगर आप उसको किसी भी ऐसे प्लेस पे जाना भेजेंगे जहाँ से वो डरता है, यानी कि वो एक तरीके से उस रिलेटेड जो उसको फोबिया है। सो फिजिकल सिम्टम्स में देखने को मिल जाता है रैपिड हार्ट बीट, ट्रैम्बलिंग, स्वेटिंग, डिजीनेस एंड एक्सट्रीम कॉज ऑफ पैनिक अटैक्स देखने को मिल जाते हैं इस फोबिया से पीड़ित व्यक्ति को। तो चलिए आगे हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये मतलब कि ड्यूरेशन क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, यानी कि ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट, अवधि और प्रभाव। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो कि फोबिया से पीड़ित, ऐसा नहीं है कि जो फोबिया वो ट्रीटेबल नहीं है, फोबिया इज अ ट्रीटेबल, इसका उपचार अवेलेबल है और इसको मतलब कि उपचार किया जा सकता है, इस फोबिया से बाहर निकला जा सकता है। बट इसमें बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे थेरेपीज, बहुत सारे मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे निकलने के लिए एक काउंसलर यानी कि एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ओके, सो ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट क्या होता है फोबिया का। सो फोबिया परसिस्ट ओवर टाइम एंड कैन कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग वर्क, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेलबींग। फोबिया समय के साथ बना रहता है और मतलब कि काम करता रहता है, ठीक है। काम, रिश्ते और मतलब कि समग्र कल्याण सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संकट और हानि पैदा कर सकता है। यानी कि ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति है जो फोबिया से पीड़ित है, ओके, मैंने पीछे भी बताया था जब मैं फोबिया बोलता हूँ तो फोबिया किसी भी रूप में आ जाएगा। हम यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक फोबिया को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फोबिया को डिस्कस कर रहे हैं। सो फोबिया आ सकता है सिंपल फोबिया यानी कि स्पेसिफिक फोबिया के रूप में भी आ सकता है, सोशल फोबिया के रूप में भी आ सकता है और एगोराफोबिया के रूप में भी आ सकता है। सो इन तीनों के केस में अगर देखा जाता है, यह तीनों ट्रीटेबल है ऐसा नहीं है, लेकिन जब इस से व्यक्ति पीड़ित होता है तो समय के साथ यह बना रहता है। ऐसा नहीं है कि फोबिया जो है अपने से चला जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए मैंने पीछे भी बताया था कि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। ओके, उस थेरेपिस्ट जो प्रैक्टिस में लाया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, तो अब इससे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन ये समय के साथ बना रहता है। ओके, और बढ़ता भी चला जाता है किस केस में देखा जाता है। इससे आपका वर्क मतलब कि प्रभावित होगा, प्रोडक्टिविटी जाएगी, एक तरीके से फंक्शनिंग ऑफ लाइफ जैसा सारे एक तरीके से रिलेशनशिप ओवरऑल में क्या हो जाएगा, एक तरीके से अनबैलेंस यानी कि बिगड़ता चला जाएगा। ओके,
ऑनसेट एंड शुरुआत क्या होती है फोबिया की? सो फोबिया किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है, लेकिन यह अक्सर बचपन या किशोरावस्था में शुरू होता है। मतलब कि शुरुआत अचानक या धीरे धीरे हो सकती है। सो फोबिया कैन डेवलप एट एनी एज बट दे ऑफ्टन बिगिन इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। द ऑनसेट में बी सडन और ग्रेजुअल। सो क्या है कि इसका शुरुआत अचानक भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। ओके, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि मतलब कि चाइल्डहुड में बहुत एक तरीके से होता है, चाइल्डहुड से भी डेवलप हो सकता है, एडोलेसेंस भी डेवलप हो सकता है। सो एक तरीके से देखा जाए तो फोबिया हमारी लाइफ के लिए बहुत ख़राब होता है, हमारी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत ख़राब होता है। सो अगर मतलब कि चीज़ें हैं जो लाइफ में अगर हैं तो क्या है कि इसमें वर्क जो होती है, एफिशिएंसी वर्क की जो होती है बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत ही ख़राब हो जाती है। ओके, सो काज क्या है इसका, मतलब कि फोबियाज का। सो डिस्कस करते हैं द एग्जैक्ट कॉज ऑफ फोबिया नॉट फुली अंडरस्टूड, यानी कि अगर देखा तो एग्जैक्ट कारण जो है अगर फोबिया का, तो यह अभी तक समझा नहीं गया है। बट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर में कंट्रीब्यूट, यानी कि इसमें योगदान दे सकते हैं। मतलब क्या फोबिया में आपके जेनेटिक्स फैक्टर हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। गाइस फोबिया जो होती है हमारे पर्सनालिटी के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही बेकार होती है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, एगोराफोबिया हो। यह क्या है कि हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है, सोशल इंटरेक्शन को खत्म कर देता है, हमारे लाइफ में एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से स्टक कर देता है हमारे लाइफ को। ओके, सो फोबिया आर ट्रीटेबल, यानी कि फोबिया जो होते हैं ये ट्रीटेबल है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। एंड वेरियस थेरेपेटिक अप्रोचेज कैन बी इफेक्टिव, यानी कि बहुत सारे थेरेपेटिक मतलब ये हैं, थेरेपीज हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट द्वारा अपनाए जाते हैं और इफेक्टिव भी हो सकते हैं। Cognitive behavior therapy is a common and a successful method. Exposure therapy, a type of a CBT involving gradually exposing individuals to the feared stimulus in a controlled and a supportive environment to reduce anxiety over time. एक चीज देखा गया है, अगर कोई किसी भी फोबिया से या कोई किसी भी डिसऑर्डर से मतलब कि पीड़ित है, ओके, किसी भी तरीके से उसके माइंड में इनबैलेंस चल रहा है, तो यहाँ पे उसका इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए उसको लीड भी इन्वायरमेंट करता है, उसको सपोर्ट भी इन्वायरमेंट करता है, या कम भी एक इन्वायरमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। जब साइकोलॉजिस्ट यानी जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं जब किसी भी फोबिया या किसी भी डिसऑर्डर्स का मतलब कि ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर को बहुत ध्यान में रखा जाता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर को काफ़ी प्रोडक्टिव एंड काफ़ी इफेक्टिव तरीके से बनाने की कोशिश किया जाता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश किया जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, हमारे ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, हमारी कंडीशनिंग पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं और हमारे जो मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या फोबियाज हैं उससे बाहर निकलने में एक तरीके से हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सम टाइम्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, मेडिकेशंस भी दी जाती हैं और थेरेपिस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। थेरेपिस्ट जो प्रैक्टिस में लाया जाता है तो ये पर्टिकुलर फोबिया या पर्टिकुलर डिसऑर्डर से बाहर निकला जा सकता है। सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। गाइस कीप साइनिंग लव।